वैसे गाइज आई होप यू आर वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी तो कई सारे बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है अभी भी यहाँ पर इसको लेकर। तो कुछ बातें मैं एक दो पॉइंट आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अभी रिसेंटली एक गजट पब्लिश किया गया, उस गजट में ये बताया गया कि टोटल इतनी, जो यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिख रहा है ना, 1 सेकेंड, जो यहां पर आप लोगों को नंबर दिख रहा है, टोटल नंबर जो है यहां पर एक तरीके से उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो यहां पर मेंबर है, जो रिक्वायर्ड है यहां पर ईपीएफओ के अंदर। ठीक है, तो यहां पर अभी ये बोला गया जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा उसमें जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा वो है 60%। ठीक है, और 40% है यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जो वैकेंसी निकलेंगी उसका 40% यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो चुकी है कि आगे वैकेंसी जरूर आएगी। तो जैसे पहले 2017 में थी, फिर चल के अब आगे जो बात की जा रही है 2020 में 3 साल बाद है, तो अब लगता है कि जल्दी ही इसकी फिर से वैकेंसी आएंगी। जिस तरीके से यहां पर अभी गजट में नोटिफिकेशन का मतलब है कि कंफर्मेशन है कि वैकेंसी जरूर आएंगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और ये जो मैंने यहां पर बताया ना, यहां पर कि 4 साल के बाद में यहां पर ये बोला गया कि ये 5400 ग्रेड पे मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आप लोग ईपीएफओ के अंदर जाओगे तो उसके बाद में यहां पर 4 साल के बाद में आप लोगों को यहां पर ये वाला ग्रेड पे मिलेगा, क्योंकि ये वाला ग्रेड पे जो है ये गजेटेड पोस्ट के लिए होता है नॉर्मली। वैसे आप लोग देखिए जो आप लोगों को ग्रेड पे मिल रहा है, ठीक है, वो वाला रहता है बी ग्रेड ऑफिस के लिए। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता था वो अब इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में टोटल इन्होंने मेंशन किया है। और ये पीडीएफ जो है, कई सारे बच्चे इसके बारे में बात करते हैं कि सर ये पीडीएफ कहां पर है, तो ये पूरा पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। अगर आप लोगों को पढ़ना है, लगभग 6 पेज की शायद पीडीएफ है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना, तो कंफ्यूज मत होइए। ये अब की बार नहीं है, ये आगे वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब कितनी वैकेंसी निकाली जाएंगी वो आप लोगों को नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। ओके, आइए आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये मेडिटेरेनियन सी जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा। और ये वीडियो इसलिए बनाई गई क्योंकि कई सारे बच्चों ने मुझे सेंड किया था ये जो नोटिफिकेशन है कि सर समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, तो उसके बेस पर मैंने ये वीडियो बनाई थी। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो आप लोगों का 9 मई को एग्जाम है वो उसी तरीके के पैटर्न में चलेगा जैसे वो नोटिफिकेशन में मेंशन किया था, तो उसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए उसके लिए प्रॉपर वे में। अब यहां पर, और हाँ, 1.5 साल तक का कम से कम करंट अफेयर कवर करना है। कई बार बता चुका हूं, फिर भी आप लोग पूछते हैं। 1.5 साल तक कम से कम करंट अफेयर करके जाइए, क्योंकि लगभग 2020 में जनवरी के महीने से यहां पर ये जो फॉर्म थे वो स्टार्ट किए गए थे, तो इसलिए पूरा करंट अफेयर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा। और सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी थी 2020 की है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और अभी ये सारी आप लोगों को मिल ही रही है रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, तो काफी कुछ डिस्कस करेंगे आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में, तो आइए एक बार देख लेते हैं। और काफी अच्छा लगता है जब मॉर्निंग में उठकर आप लोग ये मेरे साथ में वीडियो देखते हैं। इस तरीके से आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोगों के अंदर जो डेडिकेशन देखने को मिल रहा है, पर फिर भी वो नहीं है जो आप लोगों ने कमिटमेंट किया था। अब बात करते हैं आज के आर्टिकल के बारे में। बहुत प्यारे आर्टिकल है यार, ये वाला आर्टिकल बहुत शानदार है यहाँ पर, कि आज की डेट में एक पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु के अंदर ऐसी निकल कर आई है जिसमें जो घर पर महिलाएं काम करती हैं उसको भी वर्क की तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जो कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ने अगर छेड़ दिया तो आगे काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो डिटेल में आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है पाकिस्तान को अभी जो ग्रे लिस्ट में रखने की बात, वो ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी है, उसको अभी रिसेंटली यहाँ पर बात की जा रही है ब्लैक लिस्ट में डालने की। तो अभी FATF की जो मीटिंग होगी उसके बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे क्या क्या मुद्दे हैं और क्या कंडीशन बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर आज की डेट में गांव में अगर जाइए तो MGNREG है, जिसके तहत यहाँ पर लोगों को काम मिल जाता है। पर क्या शहरों में कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है, तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आर्टिकल के ऊपर न डालेंगे आखिर क्या क्या कंडीशन है, तो हल्का सा आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये दोनों आर्टिकल दवाई के बारे में है, तो दवाई के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमारी कंट्री में कंडीशन चल रही है, क्योंकि 2 दवाइयां अभी रिसेंटली अप्रूवल किया गया है उनका, तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जो इक्विपमेंट आप लोग यूज करते हैं, अगर वो स्टार मार्किंग के इक्विपमेंट है तो काफी सारी एनर्जी को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, यहां से देखेंगे डिटेल में इस आर्टिकल को। काफी प्यारा आर्टिकल है, आप लोग समझ में आएगा कि रियलिटी में चल क्या रहा है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल मैं आप लोगों को यहीं पर बताता हूं, क्योंकि पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, तो हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में एक राज्य है जिसका नाम है केरला, जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु की बाउंड्री को टच करता है। तो यहां पर आज की डेट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो अगर वो कुछ करना चाहती है तो गवर्नर जो है उनकी जो राह में रोड़ा अड़ा रहे हैं। हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है जो कि संघवाद के ढांचे पर काम करती है। आज की डेट में जिस तरीके से
प्रेसिडेंट सेंटर पे रोल प्ले करते हैं, गवर्नर जो होता है वो स्टेट के अंदर रोल प्ले करता है। पर लेकिन जब यहां पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि सेंटर पर कोई और गवर्नमेंट है और स्टेट पर कोई और गवर्नमेंट है, तो गवर्नर कई बार जो है वो अपनी सीमाओं को लांघते हुए पाए जाते हैं। और इसके चलते कई बार कई सारी जो गाइडलाइन केस की भी आ चुकी है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि गवर्नर जो है वो इलेक्टेड जो पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि जो असेंबली में जो इलेक्शन होकर आए, जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के थ्रू आए हैं, उनकी बात मानेंगे। तो अभी हमारी कंट्री में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जो केरला की गवर्नमेंट थी उसने बोला कि एक स्पेशल सेशन लेकर आते हैं जिसमें जो 3 बिल पास कर एक्ट बनाए गए हैं उनको एक तरीके से उनको बाइकआउट किया जाएगा। तो यहां पर जो स्पेशल सेशन लाने की बात की गई, तो यहां पर केरला के गवर्नर ने परमिशन नहीं दी। तो यह माना जा रहा है कि एक स्पेशल सेशन जो लाना होता है वो असेंबली डिसाइड करती है नॉर्मली अगर देखा जाए, और गवर्नर जो है उसको मानना पड़ता है क्योंकि वो इलेक्टेड बॉडी नहीं है, वो अपॉइंटेड बॉडी है, तो उसको असेंबली के हिसाब से यहां पर काम करना होता है। पर लेकिन गवर्नर ने ऐसा नहीं किया। पहले यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब हमारी कंट्री में चले थे तभी इनके द्वारा यहां पर ऐसा स्पेशल सेशन देखने को मिला था। तो गवर्नर का जो काम होता है वो संघवाद का ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम होता है, पर लेकिन यहां पर इसके अपोजिट चल रहा है। तो नॉर्मली गवर्नर जो है वो कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि सेंटर के एजेंट की तरीके से काम करता है। तो कितने हद तक ये सही है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है, ये चीजें सुधरनी चाहिए वरना काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो इंटरेस्टिंग था कि हाँ इस तरीके से जो गवर्नर है खासकर, और ऐसा नहीं है कि फिलहाल प्रेजेंट में ये मोदी गवर्नमेंट या फिर आप लोग बोलिए प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही हरकतें कर रही है, कांग्रेस भी ऐसी हरकतें करती है, यानी कि इनका पैटर्न बना हुआ है। अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट है तो इस तरीके से हरकतें करते हुए आप लोग को नजर आते हैं, सेंटर के और स्टेट के साथ में इस तरीके से रिलेशन आप लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करते हैं हम लोग को कि किस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, आज का कार्टून काफी इंटरेस्टिंग कार्टून लगा मुझे काफी अच्छे से चीजों को प्रेजेंट किया है। पहले हम लोगों ने टन 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 करके थाली बजाई, ठीक है, यानी कि मोदी जी ने सबसे थाली बजवाई, फिर सबसे दिए जलवाए, दिए तो लोगों ने कम जलाए पर लेकिन दिवाली बना दी, उस टाइम पर खूब पटाखे पटकाए गए। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को उस टाइम पर देखने को मिली। तो कई सारी ऐसी चीजें यहां पर की गई कि इस तरीके से जो है चीजें हमारी कंट्री में एक तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो बातें थी यहां पर वो कट गए। यहां पर ये आप लोग देखिए वो थोड़ा सा आर्टिकल कट गया था यहां पर, पहले यहां पर टन टन हुआ, फिर यहां पर गो करो ना गो हुआ, फिर अब सोचा कि समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए, तो फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो फिर लगा कि यार अब दवाई के बारे में बात करते हैं। फिर यहां पर जो फार्मा कंपनी है उनसे दवाई यहां पर मंगाई, तो अभी यहां पर ये दवाई प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही है आज के दिन में हमारी कंट्री में जो दवाइयां आ रही हैं, तो उसके पैटर्न अगर आप लोग समझिए, तो ये आर्टिकल यहां पर 2 आर्टिकल है, तो इनके बारे में एक ओवरव्यू में आप लोग को देता हूं। अभी हमारी कंट्री में 2 दवाइयों को अप्रूव किया गया है, एक तो यहां पर कोविशील्ड और दूसरी यहां पर कोवैक्सीन। जो ये कोविशील्ड यहां पर जो दवाई है ये है पुणे बेस जो सीरम इंस्टीट्यूट है, और जो यहां पर सेकंड दवाई है कोवैक्सीन, ये हैदराबाद बेस भारत बायोटेक है उसकी ये दवाई है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये तो तेलंगाना के अंदर से निकल कर आ रही है और ये महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। तो ये 2 दवाई हमारी कंट्री में अभी अप्रूव कर दी गई हैं। पर लेकिन क्वेश्चन मार्क ये लगाया जा रहा है कि देखिए हम लोग दवाइयों का जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर फोकस नहीं दे रहे हैं। ये दवाइयां अप्रूव की गई, अभी यूके के अंदर भी यहां पर अप्रूव की गई इनमें से दवाई, तो उसके चलते हम लोग वही पैटर्न फॉलो कर लिया कि वहां पर काम कर रही है तो हमारी कंट्री में भी काम करेगी। तो कितने हद तक ये सही है, तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जो कि एक गलत तरीका है जिस तरीके से हम लोग चीजों को शो कर रहे हैं। इसी के साथ में जल्दी में अप्रूवल दिया गया बिना किसी ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए। तो ये कहीं ना कहीं जो कोविड-19 देखिए आप लोग के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोग को चैलेंज दे रही है कि आप लोग उसको सोल्व करो और अपने आप को चेंज करो कि हाँ अपना नया वर्जन निकाल के लेकर आओ, कॉन्फिडेंस में आओ, यानी कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो प्रॉब्लम आप लोग को चैलेंज करती है। तो इस तरीके से जो कोविड-19 था यहां पर ये इसकी वैक्सीन बनाना एक चैलेंज था और एक ट्रस्ट बिल्ड करने का एक मौका था, पर लेकिन कंट्री उसको खोता हुआ नजर आ रही है जिस तरीके की हरकतें अभी रिसेंटली देखने को मिल रही है। और ये बहुत सारे लोगों की जो हेल्थ है उसके साथ भी खिलवाड़ की तरीके से बोला जा रहा है। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तो कितने हद तक ये सही है तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आर्टिकल, छोटा सा एक ओवरव्यू, पर ये 2 दवाई और किसके द्वारा बनाई जा रही है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आइए अब यहां पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिटेल में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल से पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, एनर्जी इफिशिएंसी कैन ब्रिंग डाउन हाउस होल्ड एनर्जी बिल, यानी कि जो घर का एनर्जी बिल है उसको ये डाउन कर सकता है और इसी के साथ में रिड्यूस कर सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेस जो रहता है डिस्कॉम कंपनी के ऊपर। तो यानी कि जो डिस्कॉम कंपनी है, यानी कि जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है, उनके ऊपर जो दबाव रहता है उसको भी हम लोग यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग को टिप्पणी करनी है, इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों के घर में अगर फ्रिज है या फिर एसी है तो वो कैसा है, स्टार मार्किंग वाला है या फिर ऐसे ही कोई भी यहां पर चल रहा है, बस हाँ कोई भी उठाकर लेकर आए, बस सस्ता सा होना चाहिए, तो कौन सा आप लोग प्रेफर करोगे?
बेसिकली देखिए होता क्या है, जब कोई स्टार मार्किंग वाला कोई प्रोडक्ट आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप जब कोई भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदोगे जिसमें स्टार्टिंग में तो कॉस्ट लग गई कि भैया महंगा आ गया, पर लेकिन ताउम्र जब तक ये प्रोडक्ट चलेगा ये आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, यानी कि आप लोगों का जो खर्चा है वो काफी लार्ज स्केल पर कम हो जाएगा अगर लॉन्ग टर्म पर आप लोग इसको देखकर चलते हो। यानी कि फ्रिज अगर आप लोग लेकर आते हैं स्टार मार्किंग का तो आगे आने वाले टाइम में वो आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, अगर सस्ता लेकर आते हैं तो वो भट्टा बैठा देगा, इतनी सारी बिजली खाएगा। तो इसीलिए यहां पर मैक्सिमम जो है ये स्टार मार्क वाले प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये वाला जो बल्ब था, जो एक तरीके से ये वाला कांच का बल्ब जो जला करता था 45 वोल्ट तक का आप लोगों को देखने को मिलता था, इसके ज्यादा भी, पर लेकिन फिलहाल अभी आज के डेट में देखिए तो आप लोगों के सामने यहां पर एलईडी, ठीक है, इसी के साथ में ये सीएफएल, तो ये काफी कम स्केल पर यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। तो मैक्सिमम घरों में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी और कहीं कहीं आप लोगों को ये भी देखने को मिलती है, इनकी तो कहानी खत्म हो चुकी है आज के डेट में। तो ये जो कंडीशन अभी देखने को मिल रही है, तो एक तरीका तो होता है बिजली बनाने का, भैया बनाते रहो और खर्च करते रहो, ऐसे बल्ब जलाते रहो। आप लोग ये सोचिए अगर आज की डेट में इतनी ही बिजली बनाई जा रही है जितनी बन रही है और यहां पर इसकी जगह हम लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो जहां पर 15 वोट, जहां पर 45 वोट थी यहां पर, अब यहां पर ओनली 6 वोट यूज की जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा 39 वोट जो है वो हम लोगों ने बिजली बनानी, यानी कि बनानी क्या, यानी कि सेव कर ली। अब ये 39% जो बिजली सेव की है अब ये कहीं और यूज की जा सकती है, तो इसको बोलते हैं इफिशिएंटली चीजों को यूज करना। समझ गए क्या बोला, एक तरीके से कि सेव करना भी जनरेट करने के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि जितनी यहां से बचेगी उसको कोई और यूज कर सकते हैं या फिर इसी घर में भी आप लोग यूज कर पाएंगे दूसरी चीजों के लिए। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है बेसिकली यहां पर राइटर के द्वारा। वो ये बोल रहे हैं कि इफिशिएंटली अगर आप लोग यूज करते हैं तो वो भी एक तरीके से जनरेट करने का काम करेगी और घर के ऊपर जो बर्डन है बिल का वो कम होगा और कंपनी के ऊपर जो बर्डन है कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो जिसकी वजह से प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल पाती है कई बार, तो वो बर्डन भी यहां पर कम होगा। समझते हैं क्या बात की जा रही है। पावर मिनिस्टर आरके सिंह साहब, इनके द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो राइट है कंज्यूमर का, यानी कि आप लोग का हक है। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि राइट टू एजुकेशन हमारी कंट्री में लाया गया, ठीक है, इसी तरीके से राइट टू इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है कि सबको मिलना चाहिए। तो इसके चलते आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको डिस्कॉम आप लोग बोलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में जो कंज्यूमर है अगर आज के डेट में जो वॉयलेट भी करते हैं यानी कि बिजली चोरी करने की कोशिश करते हैं कई बार, तो आप लोगों को उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। तो इसमें कई सारे अच्छे अच्छे सजेशन दिए गए जो मुझे तो पर्सनली काफी प्यारे सजेशन लगे, आप लोग भी देखिएगा आप लोग कैसे लगे जब इनके बारे में डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है आज की डेट में अगर इंडियन डिस्कॉम जो है स्ट्रगल कर रही है फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए, पर अगर प्रॉपर वे में हम लोग देखें तो यहां पर हमारी कंट्री में जो कंज्यूमर है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो आज के में एक तो डिमांड बढ़ गई है, सबके घरों में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या फिर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आज के में इंडक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, फ्रिज, एसी, जिसकी वजह से यहां पर दुनिया भर का बिजली का बिल आता है आज के में। तो इसकी वजह से अभी रिसेंटली आप लोग देखते हैं कोविड-19 के चलते लोगों की जान भी एक तरीके से जान गई है और जॉब भी चली गई है, तो और ज्यादा टाइट कंडीशन अभी रिसेंटली बन गई है। तो इंडियन गवर्नमेंट को यहां पर एक तरीके से अभी रिसेंटली इनके द्वारा रिलीफ भी दिया गया जो डिस्कॉम कंपनी है कि हाँ चलो भैया काम चलता रहेगा। पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कैंसर का मरीज है और उसको आप लोग थोड़ी थोड़ी सी दवाई दे रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा इसको आसानी लगती है, दर्द न हो, यानी कि पेन किलर दे रहे हैं, पर पेन किलर इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढना है। अब परमानेंट सॉल्यूशन क्या है अकॉर्डिंग टू राइटर ये बोल रहे हैं कि इंडिया में अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है ये 2030 तक डबल होने वाला है। ये डेटा बताता है कि हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है 2030 में डबल होने वाला है। तो इसके चलते आप लोगों को यहां पर प्रॉपर वे में एक तो सप्लाई भी मेंटेन रखनी पड़ेगी और दूसरा अफोर्डेबल रेट पर आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो एनर्जी दक्षता को गले लगाने की बात की जा रही है, एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाने की बात की जा रही है कि आप लोग जो एनर्जी की इफिशिएंसी है उसको बढ़ाइए। इसके चलते क्या होगा, जो हाउस होल्ड है उसके ऊपर बिल भी कम आएगा और रिड्यूस होगा यहां पर जो फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है कंपनी के ऊपर जो बिजली प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। समझते हैं कैसे। अभी एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, ये बोला है यहां पर इंडियन रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे, किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट आप लोगों से, ये वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं। तो काउंसिल ऑन एनर्जी जो यहां पर इन्वायरमेंट एंड द वाटर, तो इसी के साथ में एंड द इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, तो इसके द्वारा ये कंडक्ट कराया गया सर्वे।
यानी कि जो कंडक्ट कराया गया सर्वे इंडिया के अंदर रेजिडेंस यानी कि जो घर हैं उसमें एनर्जी सर्वे कराया गया, तो पता चला कि 15,000 के करीब जो हाउस होल्ड है अक्रॉस 21 स्टेट, ठीक है, उनके ऊपर सर्वे कराया गया और सर्वे कराने में पता चला कि 75% लोग जो है वो एयर कंडीशनर जो यूज कर रहे हैं और 60% जो है वो रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, वो स्टार लेबल्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एनर्जी को सेव कर रहे हैं। तो काफी अच्छी बात है भैया, सही बात है कि 75% कम से कम लोग जो है वो स्टार्टिंग में पैसा खर्च करें ताकि आगे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना आए। दूसरा बोला गया कि 90% लोग जो हैं घरों में एलईडी लैंप या फिर ट्यूबलाइट जो है वो यूज करें, तो ये भी काफी अच्छी बात है, काफी सारी एनर्जी हम लोग सेव कर पा रहे हैं। तो फ्रिज ये यहां पर स्टार मार्क और एलईडी वगैरह यूज की जा रही है, तो ये सर्वे में पता चला। पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर अब तक भी प्रॉपर वे में ये मार्किंग वाला सिस्टम अभी यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे एनर्जी एफिशिएंसी, जो सीलिंग फैन है, आज के डेट में अगर सीलिंग फैन जो पंखे लेकर आते हैं या टेलीविजन वगैरह लेकर आते हैं जो यूज किए जा रहे हैं, तो आज की डेट में वो प्रॉपर वे में नहीं यहां पर स्टार मार्क वाले हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं। 90% जो हाउस है आज के डेट में, ओनली 3% ऐसे हैं जो एफिशिएंट फैन यूज कर रहे हैं जो कि बिजली को सेव करने के काम करते हैं, और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में पुराने टीवी यूज कर रहे हैं जिसमें सीआरटी यहां पर लगी होती है, कैथोड रे ट्यूब आप लोग बोलते हैं, जो कि काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। आज की डेट में भी 60% जो लोग हैं वो यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पर काम किया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से अगर बात करूं आप लोगों से, यहां पर जो कूलर नहीं देखे होंगे आप लोग जिसमें घास फूस लगा होता है, वो जो कूलर होते हैं नॉर्मल तरीके के, तो वो भी आज के डेट में यूज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 15% जो है आज के डेट में अगर बात करें जो कूलर यूज कर रहे हैं उसमें यहां पर कवर किया जाता है जो लेबल प्रोग्राम ओनली। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिनमें आज के डेट में लेबलिंग आती ही नहीं है, यानी कि ये स्टार रेटिंग आती ही नहीं है। तो इसके चलते हम लोग को कम से कम काम करना पड़ेगा इसके ऊपर भी, वरना दिक्कत देखने को मिलेगी। तो बात ये की जा रही है कि अगर वाटर पंप के बारे में बात करें या इंडक्शन कुकर के स्टोव के बारे में बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज की डेट में अप्लायंसेज जो हैं वो बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें स्टार रेटिंग है ही नहीं है। तो आप लोगों को ये चीजें फोकस देकर चलनी पड़ेगी। सामने वाला क्या खाएगा, जो आप लोग उसको परोसोगे, अगर आप लोग कुछ अच्छी चीज परोस रहे हो तो अच्छी खाएगा और गंदी परोस रहे हो तो गंदी खाएगा। तो अगर आप लोग खुद मार्केट में जो बिना स्टार वाले हैं उनको हटा दो, ओनली स्टार वाले लेकर आओ मार्केट में, तो कंज्यूमर तो वही खरीदेगा जो उनके सामने अवेलेबल रहेगा। तो अब आप लोगों के ऊपर भी डिपेंडेंसी है कई सारी। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि वी नीड इंप्रूव द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। दो चीजें होती हैं, एक तो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए तभी सामने वाला खरीदेगा, पर लेकिन औकात के बाहर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता चला फ्रिज जो है यहां पर 2 लाख का मिल रहा है, ठीक है, स्टार लिविंग का क्या कर ले उसमें, ठीक है, ये तो दिक्कत हो जाएगी यहां पर। आज के में हमारी कंट्री में जो लोगों की अगर नॉर्मल आप लोग बात करें जो वेज रहती है वो इतनी है ही नहीं है कि इतना महंगा जो फ्रिज अफोर्ड कर सके, जैसे तैसे काम चलता रहता है। तो ये सारी चीजें सही नहीं है, तो ये आप लोगों को इंप्रूव करनी पड़ेगी। अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। आज के में अगर बात करें हमारी कंट्री में 2009 से हम लोग यहां पर ये जो बेसिकली लेबलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पर लेकिन आज तक भी प्रॉपर वे में हम लोग जो है बेसिकली जो फैन है, जो सीलिंग फैन है, वो हम लोग प्रॉपर वे में उनको एक तरीके से उनको हम लोग स्टार रेटिंग प्रॉपर वे में नहीं दे पाए, उनको हम लोग पिक्चर में नहीं ले पाए। यानी कि जिस तरीके से फैन के बारे में मैंने बात की ना, तो ह्यूज बिजली कंज्यूम करते हैं, तो उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। अगर बात करूं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, उसके द्वारा लाया गया है, उसके द्वारा यहां पर प्लान है कि सीलिंग फैन को लाया जाए अंडर मैंडेटरी लेबलिंग, यानी कि 2022 तक जो सीलिंग फैन है जो दुनिया भर की बिजली खर्च कर रहे हैं उसको मैंडेटरी लेबलिंग तक लाया जाए। तो ये याद रखना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यहां पर काम कर रही है जो यहां पर ये लेबलिंग का काम करती है। और अगर आप लोग रेडियो सुनना पसंद करते हैं तो कई सारे प्रोग्राम आप लोगों ने इनके सुने होंगे, ये अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी सेकंड जो बात यहां पर निकल कर आ रही है, ये अवेयरनेस कैंपेन के बारे में बात की जा रही है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि स्टार लेवल की कोई ऐसी चीज आती है, वो तो दुकान पर जाकर सीधा सीधा बोलते हैं भाई कोई सस्ता सा दिखा दो यार, कोई इस तरीके सस्ता सा फ्रिज दिखा दो, सस्ता सा पंखा दिखा दो। तो सस्ते से का मतलब है कि उसको बिना स्टार लिविंग का दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर उसके अंडर में आ जाती है ये मैंडेटरी, तो उनको मार्केट में ऐसा ही मिलेगा कि वो स्टार लेबलिंग वाला ही मिलेगा। तो यहां पर फिर कंज्यूमर जो है उसको तो खरीदना ही पड़ेगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो कम से कम ये सही आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी पड़े ताकि वो अफोर्डेबल भी रहे, उसको खरीद सके, वो उसकी रीच से बाहर ना हो, वरना मार्केट में डिमांड एक तरीके से रहेगी पर लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट या डिस्कॉम कंपनी जो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या रिटेलर है, उनको यहां पर एक मास अवेयरनेस के कैंपेन चलाने चाहिए ताकि जनता तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके कि भैया एनर्जी एफिशिएंट चीजें ही आप लोगों को खरीदनी है। फाइनली जो बात की जा रही है, मॉनिटर करना पड़ेगा आप लोगों को
जो यहां पर एक तरीके से क्वालिटी ऑफ जो चार्जिंग कंजप्शन है। देखिए आप लोग ये सोचिए, अगर आज की डेट में आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों को जैसे कि अगर कोई काम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें चेक किया जाए आप लोगों को, जैसे आप लोग एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं जो अभी दिमाग में आया एकदम। आप लोगों के पास में मोबाइल है, ठीक है, ये जो मोबाइल है आप लोगों के पास में, आप लोगों को अगर साइड में थोड़ी सी चीज ये भी बताता रहे कोने पर कि आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर कितना टाइम अपना वेस्ट कर दिया और कितना इन्वेस्ट किया है, यानी कि फालतू के काम कितने किए हैं और अच्छे काम कितने किए हैं, तो आप लोगों को थोड़े से टाइम में शर्म आने लगी, यार फालतू में मोबाइल यूज कर रहे हैं। यानी कि जब कुछ नहीं होता है तब भी हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, जब हम लोग को मूवी देखनी है, जब हम लोग को कुछ जो सॉन्ग देखना है, पढ़ाई करनी है, एंटरटेनमेंट करना है, दुखी है, खुश है, और सबसे बड़ी बात है कि जब कुछ भी नहीं है काम करने के लिए तो भी हम लोग मोबाइल उठाते हैं। तो अगर ये मोबाइल के कोने पर लिखा है कि भैया वेलापंथी ज्यादा काट ली और अब इसको रख दो वरना मैं अपने आप को लॉक कर लूंगा, तो आप लोगों को शर्म आने लगेगी, यार क्या चल रहा है ये, यानी कि मोबाइल इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है जो आपका टाइम मिस यूज कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर सेम बात करने लगे आप लोग यहां पर एक तरीके से अगर जो टाइम सेव करें तो आप लोग बोले कांग्रेट्स, आज तो आप लोगों ने टाइम वेस्ट ही नहीं किया, तो आप लोगों को यहां पर अच्छा लगेगा। तो सेम बात की जा रही है मीटर के अंदर। अगर मीटर आप लोग ऐसा लगा देते हैं कि वो बात करे कि भैया नॉर्मल आप लोग इतनी बिजली कंज्यूम करते थे और इतना खर्चा आता था, पर इस महीने आप लोगों ने इतने पैसे सेव कर लिए, तो इंसान के अंदर एक अच्छी सी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है और पैसा सेव करने की जब बात आती है तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैक्सिमम अगर नॉर्मल एक हमारी कंट्री में एक पैटर्न की आप लोग बात करिए तो पैसे के ऊपर काफी ज्यादा जद्दोजहद रहती है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री में आती है जहां पर ये प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमारी कंट्री में भी यही काफी लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग उनको दिखाओगे कि भैया इतना पैसा आप लोग सेव कर पा रहे हो, तो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस यहां पर लगाइए जो एक्चुअल सेविंग को दिखाएं। यहां पर स्मार्ट मीटरिंग अगर लेकर आते हैं तो कंज्यूमर के एक तरीके से तब आप लोग राइट को एनफोर्स यहां पर कर पाओगे। तो ये बातें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं किया है। उज्ज्वला स्कीम के तहत आप लोग देखिए एलईडी बल्ब लगाए गए, तो काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में जो लाइट एमिटिंग डायोड है, यहां पर ये एलईडी का जिसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसके अंदर यहां पर काफी सारी एनर्जी हम लोगों ने सेव की और बोला गया लगभग 82 मिलियन टन जो है कार्बन एमिशन एनुअली हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया ओनली एलईडी को रिप्लेस कर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने काफी लार्ज स्केल पर इसको रिप्लेस किया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये काम कर नहीं सकते, हमने पहले किया नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज के डेट में कोविड-19 की दवाई लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, हमने पहले पोलियो की दवाई पहुंचाई है घरों घरों में, तो इसलिए कर सकते हैं, पर लेकिन थोड़ा सा और सिक्योर रखना पड़ेगा चीजों को। तो एनर्जी एफिशिएंट जो यहां पर आज के में जो भी जो अप्लायंसेज है, यानी कि जो भी आप लोग यूज करते हैं, तो वो अवेलेबल होने चाहिए 24/7 टू ऑल, ठीक है। और यहां पर एक तरीके से मार्किंग होनी चाहिए और बाकी के जो दूसरे अवेलेबल रहते हैं उनको आप लोग एक तरीके से मार्केट से हटाइए अगर आप लोग रियलिटी में ये काम करना चाहते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई पार्लियामेंट में पास करके एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में। ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये गवर्नमेंट को या फिर जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है उनको सपोर्ट करती है, ताकि एक तरीके से यहां पर जो प्रॉपर वे की एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस जो है मार्केट में आ सके या पॉलिसी अच्छी आ सके। तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर फोकस दे सकें और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत अपनी कंट्री की एनर्जी को कंजर्व कर सकें। और अगर हम लोग अपनी एनर्जी को कंजर्व करें तो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। तो ये है इसका फंडा। कैसा लगा आर्टिकल? आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए और इसका आंसर आप लोग अच्छे से दीजिए। आइए तब तक मैं आगे चलता हूं। बड़ा ही प्यारा आर्टिकल लगा यार मुझे पर्सनली। ये आर्टिकल ऐसी चीजें हमारी कंट्री में डिस्कस होनी चाहिए। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है, वो करती है कि सामने वाले ने ये लूट लिया, उसने देश बर्बाद कर दिया, ये मतलब सामने वाले की गलतियां बताती रहती हैं, अपनी ये नहीं बताते कि हमको क्या करना है। तो ये पैटर्न आज की डेट में आप लोगों को 2019 के जो इलेक्शन हुए वहां पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला। अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालकर 2014 में हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनकी स्पीच सुनना और 2019 में जो इलेक्शन की स्पीच सुनना, आप लोगों को तुरंत डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और लाइक ए ब्यूरोक्रेट आप लोग ये चीजें एनालाइज कर सकते हैं। एक बात बताओ, इंटरेस्टिंग बात क्या जो आप लोग कल को चलकर जो भी आप लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो किसी भी गवर्नमेंट का लॉयल आप लोग नहीं होते हैं। बात तो करते हैं लॉयल्टी की, पर लॉयल होना नहीं है आप लोगों को। रीजन क्या है? रीजन ये है कि गवर्नमेंट 5 साल में आती जाती रहती है, पर लेकिन आप लोग परमानेंट हो वहां पर, आप लोग 60 साल 65 साल तक आप लोग वहां पर रहने वाले हो। तो इसलिए किसी भी गवर्नमेंट का लॉयल बनकर काम नहीं चलेगा, देश का और संविधान का लॉयल बन के रहना है बस, ठीक है। तो इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके अगर आप लोग बात करिए तो आप लोगों को समझना चाहिए कि देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देश के बारे में सोचना चाहिए हमेशा, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर सोचोगे तो अपना जॉब ही नहीं कर पाओगे जिस जॉब के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठिए, ठीक है। सबसे पहले तो यह है कि अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो पहली बार अभी यहां पर तमिलनाडु के अंदर यहां पर ये एक पार्टी है जिसका नाम है मैक्कल निधि मैन, ठीक है, जिसको MNM आप लोग बोल सकते हैं। किसकी है ये कमल हसन साहब की पार्टी है। तो इनके द्वारा अभी
अभी पहली बार ये बोला गया है कि जो हाउस होल्ड लेडीज रहती हैं एक तरीके से उनको बोला गया है अपने जो इनका मैनिफेस्टो है उसके अंदर कि यहां पर जो वुमेन है वहां से एक तरीके से वोट बटोरने के लिए हालांकि इन्होंने किया है, पर लेकिन अच्छी बात है कि पहली बार कोई इस मुद्दे को लेकर आए यहां पर, यानी कि फुल टाइम होम मेकर जो है उनको हमारी कंट्री में एज ए प्रोफेशन की तरीके से देखा जाएगा और उनको उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। समझिए कैसे, आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग पढ़ते हैं और घर पे जो मम्मी है वो काम करती हैं और जो पापा है वो बाहर जाते हैं कोई काम करने के लिए, जो भी है गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर प्राइवेट में काम करते हैं, तो आप लोग ये समझिए आखिर पापा इतने बिंदास तरीके से बाहर जाकर काम कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है घर में आप लोग की जो मम्मी है वो पूरे घर को संभालेंगी, पूरा घर जो है वो अपने आप एक तरीके से एक रोटी बनाना, पूरा साफ सफाई सारी चीजें मेंटेन रख पाएंगी। तो अभी पापा जो है वो घर से बाहर जाते हैं और आराम से अपना काम कर शाम को आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पापा घर से निकल रहे हैं, अगर यहां पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मदर ही नहीं है, आप लोग ये सोचिए, तो उनके जो फादर है उनको मदर का भी काम करना पड़ता है और बाहर का भी काम करना पड़ता है, तो उस टाइम पर समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है लेडी की। तो यही इंपॉर्टेंस जो है कमल हसन साहब जो है पूरे देश को समझाना चाहते हैं। उनका यह मानना है कि अगर आप लोग शांति में काम करने जा रहे हैं तो तब तक आप लोग शांति में काम करें जब तक घर कोई संभालने वाला है, अगर घर संभालने वाला नहीं है तो आप लोग शांति में काम नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से अगर अब तक हम लोग बात करें तो ये अनरिकॉग्नाइज्ड और अनमोनेटाइज्ड सेक्टर है, यानी कि महिलाओं को ना तो कोई रिकॉग्नाइज करता है कि ये भी बोलते हैं कि तुम करी क्या रहे हो घर में ही, तो यानी कि काम को ऐसे देखते हैं कि घर से बाहर निकलकर काम करना ही काम होता है, घर पर रहकर काम करना काम नहीं होता है। एक दिन काम करके देखो, नानी याद ना आ जाए, नानी क्या दादी फूफी ताई सब याद आ जाएंगे जरा सी देर में, तब पता चलेगा कि रियलिटी में कि कितना काम रहता है घर में, एक सांस भी नहीं आता है अगर एक प्रॉपर लेडी प्रॉपर वे में काम करती रहे तो पूरे दिन के अंदर, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आखिर हम लोग क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्यों यहां पर इनके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, तो उसी के बारे में बात करने की बात की जा रही है। तो वेज फॉर होम मेकर यानी कि हाउस मेकर जो वेज है उनके लिए यहां पर एक तरीके से वेज होना चाहिए, तो इसके बारे में बात की जा रही है। और सेकंड वेव ऑफ वुमेन मूवमेंट, ये नॉर्थ इंडिया और यूरोप में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलरेडी वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका और यूरोप के अंदर इसके बारे में बात की जा चुकी है। 1960s और 70s में भी इसका इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की गई भैया कि घर में जो महिलाएं काम करती हैं, ठीक है, तभी आप लोग जो कैपिटल प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना, दुनिया भर के वर्कर आप लोगों ने लगा रखे हैं और उनकी हड्डियां चूस रहे हैं, इसलिए चूस पा रहे हैं क्योंकि घर में बच्चों का ध्यान रखने के लिए उनकी वाइफ है, तो उनको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तभी चीजें ढंग से चल पाएगी। पर लेकिन कई सारी कंडीशन और भी देखने को मिलती है, जैसे आज के डेट में अगर हाउस वाइफ के बारे में बात करें तो फैक्ट्री वर्कर जो है, ठीक है, फैक्ट्री वर्कर अगर काम करते हैं यहां पर तो उसको सैलरी मिलती है, पर लेकिन उसके बिहाफ में जो हाउसवाइफ काम कर रही है उसको हम लोग सैलरी नहीं देते हैं। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए अभी यहां पर अगर बोल रहे हैं अगर हम लोग हाउसवाइफ को सैलरी देना स्टार्ट कर दें तो फिर एक और प्रॉब्लम काफी बड़ी निकल कर आएगी। वो क्या है, ये देखिए, आप लोग दोनों मुद्दे लिख सकते हैं, आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों साइड आप लोगों के पास में होनी चाहिए कि सपोर्ट में भी और अपोज में भी एक बैलेंस व्यू आप लोग को लेकर चलना है, ठीक है। तो बात की जा रही है कि ओनली अगर आप लोग वुमेन को यहां पर हाउस होल्ड वर्क करने के लिए उनको पैसा देंगे तो आप लोग उनको घर में ही बंद कर दोगे, फिर कोई भी महिला जो है वो घर से बाहर निकलकर काम करने नहीं जाएगी और सोसाइटी आइसोलेशन देखने को मिलेगा, घर में ही बस रहेंगी और घर का ही काम करेंगी। जब पैसा मिल रहा है घर पे रहकर काम करने का भी, तो और क्या चाहिए। तो यहां पर जो पेट्रारिकल सोसाइटी है ना हमारी, तो वो ये बोलेंगे अब तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, अब तो घर जाने की बाहर जाने की काम करने की जरूरत ही नहीं है। इवन जो घर से बाहर जाकर काम भी करते हैं, थोड़ा बहुत अपना कमाते हैं, उनको भी बोलेंगे घर पे बैठो, घर का काम करो, जब पैसा तुमको घर बैठे मिल रहा है। तो एक तरीके से घर पर ही महिलाओं को एक तरीके से इंप्रिजन कर दिया जाएगा वहीं पर उनको, तो ये भी एक मुद्दा बोला जा रहा है। तो वुमेन का मूवमेंट भी मस्ट है यहाँ पर, अगर उनको वेज मिल रही है तो फ्री विश होनी चाहिए उनका, ये नहीं है कि बस डेली घर पर ही घर का डोमेस्टिक रूटीन उनका चल रहा है, उनकी भी एक सोशल लाइफ है, उनकी भी एक पेड एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और आउटसाइड हाउस होल्ड उनका भी काम बनता है। ऐसा नहीं है कि वाइफ का ही काम है बच्चे पैदा करना और बच्चों को पालना, हस्बैंड की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैटरनिटी लीव के साथ में पैटर्निटी लीव की भी बात की जाती है, ताकि जो हस्बैंड है वो भी बच्चे की देखरेख कर सके, और ये जरूरी भी है, दोनों का साया बच्चे के ऊपर रहेगा तभी बच्चा जो है वो समझ पाएगा। वरना मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो मां के करीब हो जाते हैं, उनको दिखता नहीं है कि पापा जो है बेसिकली क्या रहते हैं, घर पे रहते ही नहीं है, बाहर ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम। तो दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था आज के डेट में हमारी सोसाइटी में, अगर देखें शायद आप लोग भी फील करेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आज के डेट में सोसाइटी में अगर आप लोग देखें ना, शादी करना मुद्दा रह जाता है, शादी के बाद में जब बच्चे होते हैं उनको पालना कैसे है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे बनाकर चलना है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। यानी कि आज की डेट में एक मुद्दा बस ये है कि सामने वाले की शादी करा दी जाए, पर लेकिन आगे वो कैसे करेगा उसके लिए कोई लेक्चर नहीं है। शादी विवाह दुनियादारी ये जो जिंदगी है ना, इसके ऊपर भी कोर्स होना चाहिए।
अगर कोर्स होगा तो जिंदगी आसानी से चलेगी, वरना बहुत सारे लोग जो हैं इन चक्कर में पड़कर आज के में सुसाइड कर रहे हैं। दुनिया भर के मेल आते हैं यार कि सर ये प्रॉब्लम हो गई है जब से शादी हो गई, सर ये मतलब मेल अगर खोल के देखूं तो पढ़ने वालों के कम ऐसे मेल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शादीशुदा लेक्चर देख रहे हैं। तो ये कंडीशन, एक बैलेंस कैसे बनाना है, बच्चों को भी लेके चलना है, काम भी लेके चलना है, घर भी लेके चलना है, मम्मी पापा भी अपना पूरा एक बैलेंस बना के चलना है। वहां कभी काम पे टेंशन हो जाती है, कभी बच्चे के स्कूल में, कभी घर पे कोई खटपट, तो ये सारी चीजों के बीच में जो बैलेंस है वो एक की है, अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हो कि प्रॉपर में चीजें आगे बढ़ती रहें। तो ये भी काफी अच्छी बातें हैं। अच्छा लगा जब मैंने चीजें देखी, तो आप लोगों की क्या राय है बताएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2018 में अगर बात करें, इसके द्वारा बोला गया कि आज के दिन में जो टोटल अनपेड वर्क है तो 76% वो महिलाओं के हिस्से में आता है, ठीक है। बचा हुआ कुछ परसेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आता है किसके हिस्से में, ये आता है मेल के हिस्से में, यानी कि 3 गुना ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा अनपेड वर्क में काम करती है। यानी कि जैसे यहां पर 25% के करीब अगर लगा लो, लगभग 24 के करीब, तो ये मैक्सिमम आप लोग देखिए इसका 3 गुना यहां पर जो महिलाएं हैं वो अनपेड वर्क करती है। और एशिया पैसिफिक वाले रीजन में अगर जाएंगे, यानी कि अपनी कंट्री या फिर पैसिफिक वाले रीजन में आप लोग जाकर देखेंगे तो ये आंकड़ा जो है 80% तक बढ़ जाता है। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कंडीशन कहां चल रही है। तो महिलाओं के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। तो ये बातें हैं यहां पर, आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं इसके बारे में। मैं आर्टिकल नेक्स्ट देखता हूं। बात की जा रही है ब्लैक एंड ग्रे के बीच में अभी सुई लटक रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में है किसकी, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये क्या होता है, ये एक वॉचडॉग है जो ये देखता है कि आप लोग टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि टेररिस्ट की एक्टिविटी जो चल रही है उसको पैसा तो नहीं आप लोग दे रहे हैं, या फिर आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि गलत तरीके से पैसे को कमाकर उसको व्हाइट तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ भैया ये अच्छा पैसा है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तो वो वाली बात की जा रही है। तो पाकिस्तान जो है उसके द्वारा भी अगेंस्ट यहां पर एक्शन लिए गए हैं, पर लेकिन इंडिया इसलिए यहां पर है कि ये एक तरीके से आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, ताकि ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए और ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए। इसीलिए इनके द्वारा ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। नियरली 5 ईयर आफ्टर जो यहां पर जो 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, जो ये अटैक कराया गया था यहां पर लश्कर तैयबा के जो यहां पर कमांडर थे जिनका नाम था जाकिर उर रहमान लखवी, ठीक है, इनको अरेस्ट किया गया यहां पर, जो बेसिकली काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा। और यहां पर जो फंड है, टेररिस्ट को फंड सपोर्ट प्रोवाइड कराया था हरकतें करने के लिए। तो अब बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि देखिए अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसकी मीटिंग होने वाली है। एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है इसका, एशिया पैसिफिक जो ज्वाइंट ग्रुप है वो चेक करेगा। अभी रिसेंटली ऐसे नहीं होता कि मान लीजिए कहीं पर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं कंट्री की विजिट पर, तो पहले यहां पर जाकर जो नॉर्मल सेक्रेटरी लेवल के जो लोग हैं वो जाकर वहां पर चेक करके आ जाएंगे, कंडीशन सही तो है, एक माहौल बनाकर आ जाएंगे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये सेक्रेटरी हो गए और ये प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो अभी यहां पर ये देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। तो अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो FATF का जो एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप है वो जनवरी में मिलेगा, और फिर यहां पर रिकमेंडेशन के लिए तैयार करेगा जब यहां पर FATF की मीटिंग होगी फरवरी में, कि पाकिस्तान को कहां रखना है, कि यहां पर ब्लैक लिस्ट में डालना है या फिर इसको ग्रे लिस्ट में डालना है या उससे भी बाहर निकालना है। तो वो कंडीशन है। तो जब यहां पर ये FATF वाला फंडा पड़ा 2018 में पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने जो LAT के जो फाउंडर है हाफिज सईद, उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि उससे पहले इनको नहीं समझ में आया कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, तब समझ में आया कि अरेस्ट करना चाहिए। FATF का जो प्लेनरी सेशन देखने को मिला उसमें यहां पर पाकिस्तान को कई सारे मुद्दे दिए गए, 27 पॉइंट दिए गए आप लोगों को ये सुधारने हैं। टेररिस्ट की फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से इनके जो बैंक अकाउंट है फ्रीज करो, इनको ब्लैकलिस्ट करो, अरेस्ट करो इनको जिसने ऐसी हरकतें कर रही है। तो इसमें से बहुत कम मुद्दे ऐसे हैं जो पाकिस्तान जो है टाइम रहते उनको फुलफिल कर पाया। तो पर लेकिन इनको फिलहाल अभी देखना है कि कैसे आगे लेकर चलने हैं। तो इसका एनालिसिस फरवरी में किया जाएगा। अभी ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्री हैं, उन कंट्री के नाम आप लोग बताइए, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। ब्लैक लिस्ट में अगर यहां पर डाला जाता है कल को पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के हाथ में ऑलरेडी आप लोगों को पता है कटोरा आ चुका है, सऊदी अरेबिया और कई सारी कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, और चाइना एक तरीके से खरीद ही चुका है आधे पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रोजी रोटी चल रही है। तो इसके चलते अगर कंडीशन ये बनती है ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, तो चाइना के ऊपर भी प्रेशर होगा और दूसरी कंट्री के ऊपर भी प्रेशर होगा कि पाकिस्तान को सपोर्ट न करें, क्योंकि पाकिस्तान सही नहीं है। तो इस तरीके से पाकिस्तान की और खस्ता हालत होती नजर आएगी। तो इसलिए पाकिस्तान अभी यहां पर ये ऐसे स्टेप उठा रहा है ताकि यहां पर इसको ब्लैक लिस्ट में न डाला जाए। पाकिस्तान जो है वो यहां पर ग्रे लिस्ट में लाया गया था 2018 में। पाकिस्तान आज की डेट में आशा कर रहा है कि एक तरीके से इसमें से बाहर निकलेगा और एक पैटर्न में चीजें आएंगी, इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो कम होंगे। तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को लेकर इसलिए कंसर्न है यहां पर कि कल को चलकर पाकिस्तान जो है जैसे ही ग्रे लिस्ट से बाहर होता है, अब सेशन तो बाद में होंगे, चलकर पता चला सारे जो डिसीजन लिए गए वो सब रिवर्स कर दिए, यानी कि बेल पर निकल कर आ रहे हैं भाई साहब जो इनके फूफा जी हैं, यानी कि जो एक तरीके से
अलकायदा के जो लीडर हैं यहाँ पर, ये जो भी हैं यहाँ पर, जो सारे जो लीडर हैं, जैसे शहीद हो गए यहाँ पर, इसी के साथ में जैसे मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया, ये सारे जो लीडर हैं यहाँ पर, पता चला ये यहाँ पर कहानी खत्म होते ही बाहर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। कहां पहुंच गए, एक सेकेंड, ये वाले फिर पता चला बाहर निकल कर आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर टेररिस्ट को भी जॉब मिलती है, यानी कि वो बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं जब कोई ऐसी कंडीशन बनती है। तो ये सिचुएशन देख सकते हैं। अगर बात करें यहां पर, ये जो बेसिकली अहमद उमर शेख अंसारी, ठीक है, शेख अंसारी नहीं है, शेख शहीद है, ठीक है, जो टेररिस्ट ये हैं, एक तरीके से टेररिस्ट है इंडिया के अंदर, तो ये इनको रिलीज कराया गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा यहां पर बात देखने को मिली कि जो हाईजैक किया गया प्लेन हमारी कंट्री में, जिसको कंधार के अंदर जाकर उतारा गया था अफगानिस्तान के अंदर, तो ये कंडीशन भी आप लोग को समझ सकते हैं। हाफिज सईद जो है वो कन्विक्टेड किया गया ओनली 6 ईयर के लिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, जबकि हरकतें कैसी कैसी कर रखी हैं। लखवी को भी इसी तरीके से यहां पर किया जा रहा है। तो यानी कि इंडिया ये मानता है कि ये लेपापोती कर रहे हैं अभी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएं या फिर ब्लैक लिस्ट में ना डाले जाएं, उसके बाद में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, फिर से ये उसी पैटर्न में आते हुए नजर आएंगे, यानी कि नागिन डांस ऐसे ही करेंगे जैसे अब तक ये कर रहे थे। तो वो समझना पड़ेगा हम लोग को। तो ये बातें हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF, ये G7 कंट्री के द्वारा बनाया गया था 1989 में। तो ये जो G7 कंट्री इनके द्वारा जब बनाया गया, तो इन्होंने स्टार्टिंग में बात की थी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, पर लेकिन 2001 में जब यहां पर USA के ऊपर अटैक किया गया, वो बिल्डिंग में से हवाई जहाज निकाल दिए ओसामा बिन लादेन के द्वारा, तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड कर लिया गया। पेरिस फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर है आज के दिन बात करें। और यहां पर अगर बात की जाए, ये आज के दिन में वर्ल्ड वाइड यहां पर रीजन को सर्व करता है, 39 मेंबर है। इसके हेड कौन है आज के दिन में, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज यूज की जाती है। तो 1989 में इसको बनाया गया था। तो ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनका आंसर आप लोग बताना। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है गिग वर्कर्स के बारे में बात की जा रही है। देखिए आज के दिन में नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। आप लोगों को 100 दिन या फिर 120 दिन का जॉब मिल जाती है अगर आप लोग बाहर रहते हैं, अगर आप लोग गांव में रहते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग अर्बन एरिया में रहते हैं तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन है, तो ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो इंडिपेंडेंट जो वर्कर होते हैं उसको एक तरीके से गिग इकोनॉमी में जो काम करते हुए नजर आते हैं, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो कितने हद तक वो सही है, तो उनके लिए फोकस देकर चलना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर उनको यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड है उनको जॉब प्रोवाइड करानी है, क्योंकि ये काफी बड़ी समस्या देखने को मिली जब हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। हमारी कंट्री में अभी बजट प्रस्तुत किया जाएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो बजट है हमारी कंट्री में जो प्रस्तुत किया जाना है, तो फरवरी के महीने में, तो सॉल्यूशन यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी यहां पर निकल कर आना चाहिए, क्योंकि ह्यूज प्रॉब्लम आज के दिन में एम्प्लॉयमेंट की हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। अभी हमारी कंट्री की जो ग्रोथ थी वो -23 आप लोगों को देखने को मिली, यानी कि 24 ही बोल सकते हैं सीधे, 23.9 थी। इसी के साथ में फिर आगे चलकर लगभग 7% के करीब नेगेटिव में थी। तो हम लोगों ने बोला कि कंट्री टेक्निकल रिसेशन में चल रही है, तो और ज्यादा लोगों की जॉब यहां पर चली गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। हम लोगों ने जिक्र किया था कि हमारी कंट्री वी शेप की रिकवरी पे आने वाली है, पर लेकिन वी शेप की रिकवरी भी देखने को मिले कुछ ऐसे चल रही है, ऐसे इस तरीके से चीजें चल रही है। तो ये और बड़ा मुद्दा हो गया, जिसकी वजह से लग रहा था कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा प्रॉपर वे में चीजें आगे बढ़ेंगी, तो वो भी बढ़ती नहीं नजर आई। तो अब सिचुएशन ये है, आखिर चीजों को सुधारना कैसे है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगर आप लोग प्रॉपर एक क्वालिटी ऑफ जो इंडिपेंडेंट वर्कर हैं, खासकर जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके बारे में बात करें तो हम लोग काफी अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि जो सिटीज हैं उनको इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो ये इंजन ऑफ ग्रोथ जो है ये कैसे काम करेगा, अगर आप लोग प्रॉपर वे में वहां पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, खासकर जो इंडिपेंडेंट वर्कर हैं, तो उनके लिए आप लोगों को काम करना चाहिए। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में इनके ऊपर फोकस देना चाहिए और अपॉर्चुनिटी की तरीके से इसको लेकर चलना चाहिए, जो अभी सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये इसके बारे में। बाकी ये पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, डल लेक है जो जम्मू एंड कश्मीर पे, जिनको लगता है ना बर्फ पड़ना बड़ी अच्छी बात है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं जो लोग वहां पर रहते हैं क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या दिक्कत उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है, यानी कि कैसे कैसे यहां पर टाइम उनका निकलता है। बाकी आज का डेटा पॉइंट है, ये एक बार देख लेते हैं। अगर कहीं पर CCTV कैमरा लगा हुआ है तो इंसान जो है बदतमीजी करने से बचता है और कई सारे क्राइम जो है उनको भी हम लोग सोल्व कर पाते हैं। आज की डेट में हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हाईएस्ट नंबर पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। तो ये अभी ग्लोबल लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो अभी यहां पर एक स्टडी की गई, तो इस स्टडी में चेन्नई जो है वो टॉप पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है,
यहाँ पर फिर है हैदराबाद हमारी कंट्री का, और फिर है दिल्ली, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बीजिंग, लंदन, पेरिस ये भी है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर जो चेक किया गया कि कहाँ कहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। तो जयपुर, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोझिकोड, तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर हमारी कंट्री में सीसीटीवी कैमरे देखने को मिल रहे हैं अच्छे लेवल पर। तो क्राइम इंडेक्स जो है उसका पता चला जाता है यहाँ पर, खासकर कहां कहां पर क्या क्या क्राइम हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग पता चला पाते हैं अगर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कौन चोरी करके भागा, किसने किसका मर्डर किया, किसने किसको क्या कंडीशन देखने को मिली। तो सीसीटीवी कैमरा आजकल में बहुत सारे घरों में भी लगाया जा रहा है पर्टिकुलर चीजों को सिक्योर करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस देकर चलना चाहिए। अगर सीसीटीवी कैमरा रहता है तो कहीं ना कहीं सामने वाला को पता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वो भी हरकतें करने से बचता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह जरूर होना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग की क्या राय है, आप लोग बता सकते हैं क्या घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, पर लेकिन प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए, पता चला किसी के बाथरूम में या फिर किसी के बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, तो वो वाली चीजें नॉर्मली नहीं होती हैं। पर हाँ, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, ठीक है। आप लोग की क्या राय है, तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय बता सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। 2020 की भी सारी पीडीएफ जो है मैंने आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दी थी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। और भी ये नोटिफिकेशन जो मैंने आप लोगों को बताया ईपीएफओ वाला, ये भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग उसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।